हाँ, तो आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके हिस्ट्री का, इतिहास का। पहले पूरी बात सुनना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं उसके अंदर। हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं, यानी कि इतिहास की, तो इसमें कोर्स रिड्यूस हो गया, लेकिन एक चैप्टर 4 आज अपन स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है और वो रखा है औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पूरी बात को ध्यान से सुनना, बस इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। पूरी बात सुनना, छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। चैप्टर पूरा कितने नंबर का हुआ? 2 ही नंबर का है। सिर्फ एक टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसमें मैं 8 क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। अब इसको मैंने किस हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए आपको बता दूं कि मैंने खास सबके ऐसे पॉइंट बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि सारा फैक्चुअल है, पूरा फैक्ट है, सारे के सारे तथ्य है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ही फैक्ट है। सारे फैक्ट याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 मार्क्स निकल के आएंगे वो 1+1 में भी आ सकता है 100%, क्योंकि चैप्टर पूरा एक फैक्ट है कि किसने किसकी खोज करी, किसने किसका इन्वेंट किया, किसने खोज करी, किसने, मतलब सारी बातें वही वो है, खोज ही खोज करने वाले साइंटिस्टों के नाम, कब ट्रेन, सबसे पहले ट्रेन कब चली, टेलीफोन किसने किया, मतलब सारी बातें ऐसी ऐसी है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया और इसके अंदर मैंने कहा एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या हुआ, तो एग्रीकल्चर मैंने पॉइंट ऐसा आपको 8-10 लिखा दिए, 7-8 पॉइंट लिखा दिए। तो आपको एग्जाम में 7-8 पॉइंट, अगर क्वेश्चन एक साथ 2 नंबर का आ जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपको आंसर लिखना हो, तो 2 मार्क्स के अंदर तो 7-8 पॉइंट नहीं लिखने। तो फिर कोई इन पॉइंट्स में से कोई 2 या 3 पॉइंट आप लिख के आ जाना, आपकी इच्छा, कोई से भी 3 पॉइंट अच्छे सारे ही बेस्ट छांटे मैंने, पूरे पॉइंट सेलेक्ट करें, लेकिन आपको पढ़ना सारे पॉइंट है, क्योंकि 1-1 जो मार्क्स का आएगा ना, वो फिर इन पॉइंट्स में से कोई सा ही पॉइंट पूछेगा, डीप पूछेगा, क्योंकि कोर्स रिड्यूस हो गया, डीपली पूछेगा इस बार। खुश मत होना ज़्यादा, जितना कोर्स कम होता है उतना ज़्यादा डीप पूछा जाता है, ये ज़रूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैथ्स वगैरह कोर्स मैंने करवा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और जो मैंने आपको सिलेबस बताया है उन एक्सरसाइज को छोड़ के बाकी सारी पढ़ लो। कुछ चैप्टर जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, चैप्टर 10 लोकस है, ये जितने भी चैप्टर, कुछ 1, 2, 11 चैप्टर है, इन पे मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा जब तक आप पढ़ते रहो, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का, वो है राइट द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इसके चेंजेस। पूरी बात सुन लो कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ, पहले अगर मैं आपको बता दूं कि 1 मार्क्स में आए कि औद्योगिक क्रांति का मीनिंग बताओ, सिर्फ मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति का अर्थ, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिख के आनी है 1 मार्क्स में। लेकिन इसमें डेफिनेशन क्या होती है कि औद्योगिक क्रांति के अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिए, अलग अपने अपने हिसाब से दिए, लेकिन अपन को वही करनी है जो ऑथेंटिक हो और जो वाकई एग्जाम में आने के चांस है। वैसे तो आपके लेवल इतना नहीं है कि कोई राइटर का नाम दे के पूछ ले, पूरी बात सुनना, कि उस राइटर की लिखो, वो आपके लेवल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, एक तो एनसाइक्लोपीडिया ने दिए और एक एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन, जिसका पार्ट 8 कहता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस पार्ट 8, और एक दिए अपन को खुद इस जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग फिक्स एक डेफिनेशन बनती है, एक वो डेफिनेशन है। तो अगर किसी का एनसाइक्लोपीडिया का नाम ना ले तब तो ये लिखनी है, और नाम ले ले तो फिर ये लिखनी है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, दोनों आंसर एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग आपसे पूछेगा तो लिखना है, ठीक है। तो मीनिंग देखो, औद्योगिक क्रांति का, पहले मैं आपको थोड़ा रफली एक बायोडाटा बता दूं इसका। औद्योगिक क्रांति का मतलब है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा आजकल हर चीज़ में मशीनरी आ गई, हर चीज़ में मशीनरी आ गई, बड़े बड़े काम बहुत मिनटों में, सेकंडों में हो जाते हैं, जबकि पहले हर काम हाथ से होता था। हर चीज़ आज अपना घर जब अपन बनाते हैं, अपना मकान जब बनाते हैं, आप सोचो जेसीबी से खुदाई हो जाती है अगर अपन अंडरग्राउंड बनाना चाहते हैं तो, और उसके बाद में सारी चीज़ें सीमेंट की, जैसे अपन आरसीसी के अंदर खड़े होने के बाद में जो छत डालते हैं, रूफ डालते हैं, उसमें भी आपको पता है सीमेंट की जो बड़ी सी वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रक आती है और पूरा एक ही दिन में छत डाल के चली जाती है। उसमें वाइब्रेशन मशीन आ गई, तो उसमें वाइब्रेशन से छत एकदम मजबूत हो जाती है। हर चीज़ में जेसीबी हो गई, हर चीज़ में मशीन हो गई, पत्थर काटने वाली मशीनें आ गई, आरा मशीनें आ गई, हर चीज़ में, मतलब आप देखोगे हर चीज़ मशीन आ गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लो, पहले एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर वगैरह आ गई। पहले क्या होते थे, किसान जो बेल रखता था, बेल के पीछे जो हल होता था, उस हल से मतलब खेत जोतते थे, और इतनी सी जगह में एक बार में जाके फिर वापस आता था, मतलब बहुत टाइम लगता था, लेकिन सारा काम वैसे होता था। आजकल हर चीज़ मशीन रहेगी, बस यही तो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन।
यही औद्योगिक क्रांति है। अब इसको आप दिमाग में अगर ये इमेज बना लोगे ना कि अच्छा ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। अब जैसे देखो पहले क्या था, पहले गाड़ी घोड़े नहीं थे, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होता था, तो अपन जैसे ट्रेन चल गई, कितनी बड़ी मालगाड़ी होती है, एक साथ इतना सारा माल लेके आ जाती है। लेकिन पहले क्या थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी, बहुत टाइम लगता था, छोटी सी गाड़ी होती थी, उससे कितना सामान आएगा। तो मतलब अपना परिवहन में फिर इतना ट्रांसपोर्टेशन का काम भी नहीं होता था। पेट्रोल डीजल के बड़े बड़े टैंक आ गए, मतलब हर चीज़ की अब मशीनरी आ गई। ये सब बातें अगर दिमाग में रहेगी ना आपके, तो इस औद्योगिक क्रांति वाले चैप्टर को आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा। मतलब एक याद होने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा सोचना जाएगा तो फिर क्या है कि मन से भी 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं। अब 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ सकता है, हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ जाए, लेकिन 1 मार्क्स में आएगी डेफिनेशन, ये लिख सकते हो। अब डेफिनेशन अपन अगर बात करें तो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रेफर्स टू दोज बेसिक चेंजेस हैपेंड इन द प्रोडक्शन सिस्टम ड्यू टू विच पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन लार्ज स्केल industries using modern means of transportation instead of doing traditional farming, business and working in cottage industry। ये तो है डेफिनेशन अपनी बुक की ओरिजिनल जो RBS ने जारी की है। मतलब औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है कि उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों जिनके फलस्वरूप धन संसाधन को अपने परंपरागत कृषि, मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने में, बड़े लार्ज स्केल पर काम कर सकते हो आज आप, ठीक है। और फलस्वरूप क्या, परंपरागत कृषि कर सकते हो आप, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर व्यवसाय मतलब बिजनेस कर सकते हो, घरेलू उद्योग धंधे को छोड़ के नए प्रकार के बहुत बड़े, वृहत का मतलब यहाँ पर बड़े हैं, मतलब लार्ज स्केल पर आप काम कर सकते हो। तथा यातायात के नवीन साधन आ गए। यातायात का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम आ गया। इससे साधनों से क्या हुआ, यातायात के जो नवीन साधन हैं उनका प्रयोग होने का अवसर मिल गया। मतलब ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको औद्योगिक क्रांति का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है, क्या लिखेंगे आप कि जो आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, मतलब जो जितने भी चेंजेस हुए हैं अभी फ़िलहाल इस टाइम में और जो पहले के टाइम, उसको ध्यान रखते हुए वो सारे, चाहे उससे अपन को क्या अपॉर्चुनिटी मिली, अपन लार्ज स्केल पर बिजनेस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन काम आ गया, इस वजह से हम बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ से यातायात वहाँ पर कोई सामान माल भेजना हो कर सकते हैं। ये सब जितने भी इससे बिजनेस बढ़ गया, ये सब जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ही परिणाम है, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया ने अपने हिसाब से दी, अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस पार्ट 8, वो ये कहता है, यहाँ तक तो ये पूरा उसी का नाम ही है अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया, उसका 8वां खंड, 8वां भाग, इसमें अलग अलग पार्ट है। मतलब कि जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज एंड उसका 8वां पार्ट ये कहता है, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट है, के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ। और ये ज़्यादा औद्योगिक क्रांति, ये ज़्यादा बेटर है। आपको नाम नहीं देना तो ये लिख के आ जाना। मतलब 18th सेंचुरी में इसने कहा कि जो इकोनॉमिकल और जो टेक्निकल डेवलपमेंट विच हैड बिकम मोर पावरफुल एंड रैपिड इन 18th सेंचुरी थ्रू विच द मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप वॉज बॉर्न इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव आया है, जो चेंजेस और जो डेवलपमेंट हुआ है, बस उसी का नाम ये है। और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, आपके पास मशीनरी आ गई अब शॉर्ट टाइम में, ठीक है। पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम खर्च होगा। चलो ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी अर्थ की। अब एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें चेंजेस क्या हुए, परिवर्तन क्या हुए। परिवर्तन का मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से चेंजेस क्या क्या हुए। अर्थ इसका परिवर्तन ये है कि औद्योगिक क्रांति से आने से क्या क्या। पहला देखो, पहला पॉइंट उत्पादन के लिए, देखो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आगे पीछे इसी में घिस रिप्रेजेंट करी है, क्योंकि देखो स्पेस कम है तो बार बार पेज पलटेंगे, उससे बेटर है आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 नंबर लिखना है, या 1 फिर 2, मतलब हर अलग लाइन से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। एग्जाम का एक पैटर्न होता है वो करना। बस मैं तो अभी ये जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर यहाँ लिखा, लेकिन आपको नीचे वाली लाइन से लिखना है, ठीक है ना। नोट्स अच्छे से बनाना। पहला पॉइंट है उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वे अब शक्ति चलित यंत्रों से किए जाने लगे। वेरी इजी। प्रोडक्शन वर्क दैट वाज अर्लियर accomplished by hand now started to be done by machines that run on power, ठीक है। मशीनरी ताकत से होने, शक्ति से मतलब बिजली लाइट से, वो मान लो चाहे बैटरी से हो गया, मशीनरी आ गई। दूसरा पॉइंट, इस्पात का मतलब होता है लोहा।
इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने खोले जाने लगे। भाई जब देखो इतनी मशीनरी आ गई तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टील मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरत पड़ेगी। इस्पात का मतलब स्टील मान लो, वैसे इंग्लिश में स्टील बोलते हैं, लोहा मान लो, आयरन मान लो, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी मशीनरी के लिए। तो अब जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे। तो हो गया ना, बिजनेस फैल गया, इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। यानी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक है, ओके। थर्ड है ड्यू टू द यूज ऑफ पावर रन मशीन इन एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्टेड ऑन लार्ज फार्म्स इंस्टेड ऑफ स्मॉलर वंस। बिल्कुल सही है। यानी कि अब क्या हुआ कि कृषि कार्यों में शक्ति चलित मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर बहुत कम टाइम में कितनी खेती कर देता है आपको पता है। प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। पहले लोग 4 बीघा 5 बीघा में ज़मीन कर पाते थे, खेती कर पाते थे, बिकॉज किसानों के पास हल होते थे और हल से बहुत टाइम लगता था, इतने में बारिश का सीजन पूरा हो जाता तो ज़्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ट्रैक्टर आ गए तो बड़े बड़े खेतों में लोग फार्मिंग कर लेते हैं, फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर खेती से लोगों के पास क्या आया, पैसा आया। पैसा आया तो लोगों ने पैसे को जमा कहाँ करने शुरू कर दिया, बैंक में। यानी कि जब लोगों के पास पैसा आया, किसानों के पास पैसा है, तो बैंकिंग सिस्टम डेवलपमेंट हो गया। बिजनेस करोगे तो पैसा आएगा, तो पैसे घर में थोड़ी रखते हैं, ज़्यादा पैसा फिर वो लोग उसके क्या करें, उसके लिए एक बैंक व्यवस्था हो गई। तो यानी कि द बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ करेंसी। यानी कि पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। ठीक है। पांचवा, वाष्प चलित इंजन जो भाप से चलता है ना वो, और यंत्र चलित जहाज़ों के कारण, यंत्र मतलब जो बैटरी चलता है, कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। मतलब बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आमूलचूल का मतलब यहाँ पर है बहुत बड़ा परिवर्तन। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन मतलब भाप, स्टेम इंजन्स एंड मशीन्स शिप्स, देयर वाज ए ड्रास्टिक चेंज इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। फिर छठा पॉइंट है टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग मशीन वॉज डेवलप्ड। बिल्कुल सही। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। जैसे अपनी ट्रेनें हैं, चाहे शिप्स जहाज है, अपन एक देश से दूसरे देश में माल का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसके माल को यहाँ ला सकते हैं, यहाँ वाले को वहाँ भेज सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव हो गया। ये इंटरनेशनल अपन ने क्या कर लिया, आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर लिया। जैसे कि भारत रशिया, भारत यूएसए, अपन ने क्या कहते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो अपन उनके पार्टनरशिप में करते हैं, अरबों खरबों रुपयों का। वो आपको जब बड़े हो जाओगे ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो एक अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे आप। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस का, उनके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उस टाइम आप पढ़ोगे। वो अभी इतना समझ लो कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है एक देश दूसरे देश के बीच में, वो भी बढ़ा है। किससे, ट्रांसपोर्ट की वजह से। सातवें, द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर। बिल्कुल। एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन वॉज, मतलब कि लेबर जो होती थी, भाई आपको पता है एक काम करने में 10 बंदे काम करते थे, बहुत टाइम लगता, लेबर खर्चा बहुत बेटा था। लेकिन अब मशीन आगे टाइम ही नहीं लगता। मानव श्रम कम हुआ है और अधिकतम उत्पादन हुआ है। कि पहले लोग ज़्यादा कर नहीं पाते थे, लेकिन अब मशीन आ गई तो मानव श्रम का मतलब मेहनत कम हो गई और उत्पादन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। ये सबसे सफिशिएंट 7 पॉइंट है। ये अलग से अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए ना, मैं क्वेश्चन जैसे फॉर्म बना के जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इनकी फॉर्म और पॉइंट अच्छे से याद करना। ठीक है। ऐसे बहुत ही मस्त क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 2 आज के वीडियो का। ये कह रहा है कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड से ही ये औद्योगिक क्रांति स्टार्ट क्यों हुई, प्रारंभ क्यों हुई। पहली बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में बन गया। क्या 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत या स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आपको लिखना है इंग्लैंड से। 1 नंबर ये हो गया अब तैयार। ध्यान रखना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से। शुरुआत करते हैं आंसर की। इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट एक्सपीरियंस्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि इंग्लैंड पहला देश था जहाँ सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया या फिर शुरुआत की गई। बात एक ही है। अब इसने कहा कि वाई, क्यों, तो यहाँ से आंसर लिखना है क्योंकि, बिकॉज फर्स्ट लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, वहाँ पर बहुत सारे
ये बहुत बड़ा साम्राज्य है इंग्लैंड के पास, बहुत बड़ा एम्पायर कॉलोनियल, मतलब उसके पास में बहुत सारे औपनिवेश थे। ऐसा मान लो उसके पास कच्चा माल बहुत ज़्यादा था। रॉ मटेरियल होता है तो हमेशा किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल से ही बड़ा आगे फिर माल तैयार होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया था कि पहले गेहूँ चाहिए, गेहूँ रॉ मटेरियल हो गया, फिर उसके बाद बिस्किट तैयार। ऐसे इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, औपनिवेशिक थे। दूसरा, उसमें कुछ नहीं लिखना, बस सिर्फ इतना ही आंसर है। दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइंस एट नियर बाय एरियाज इन इंग्लैंड। ये बड़ी बात थी इसके पास, यानी कि लोहे और कोयले की जो खानें थी वो पास पास में थी, और जब ये दोनों पास पास में हो गए दोनों माइंस, तो दोनों माइंस पास पास में होने से क्या होता है कि सॉलिड लोहा, सॉलिड आयरन, मजबूत लोहा, पक्का लोहा तैयार किया जा सकता है। तैयार तो वैसे भी अलग अलग होती तो भी किया जा सकता है, लेकिन पास पास होने से आपको पता है बहुत जल्दी फास्टली काम हो जाता है। यानी कि माइंस एट नियर बाय एरियाज फैसिलिटेड द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड आयरन, और सॉलिड आयरन बेसिकली ज़रूरत कहाँ पड़ती है, वो नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स। यानी कि इंग्लैंड की खाने आसपास होने के कारण पक्का लोहा तैयार होने में अधिक सुविधा हुई, और मशीनों के निर्माण के लिए आपको पता है पक्का लोहा आवश्यक था। इसलिए पक्का लोहा अगर इजीली बनना तैयार हो गया तो मशीनें बहुत ज़्यादा जल्दी बना दी उसने, तो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरुआत सबसे पहले हो गई, पास पास खाने होने से। तीसरा, प्रोडक्शन इन, हालांकि देखो दूर खाने हुए तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, वहाँ से माल लाओ फिर यहाँ बनाओ वगैरह वगैरह, लेकिन पास होने से वो सारा खर्चा बच जाएगा, टाइम कम लगेगा। नंबर 3 है प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कंजप्शन। वेरी गुड, यानी कि उपयोग के अनुरूप उत्पादन था उनके पास। भाई जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना वो इंग्लैंड के पास था। कैसे, देखो इंग्लैंड ने ना, हमेशा इंग्लैंड ने एक चाल चली थी स्टार्टिंग से, उसे ये पता था कि मैं किसी भी चीज़ को अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो मैं माल को सस्ता रखता हूँ। ठीक है, चीप रखा उसने, चीप रखा मतलब सस्ता माल रखा ताकि मार्केट चलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा अभी दीपावली की सीज़न, दिवाली की सीज़न आ रही है, दिवाली की सीज़न पे लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर देखते हैं, मतलब हमेशा सस्ते की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं लोग। तो इससे मार्केट अगर बढ़ाना था तो इसने यही दिमाग लगाया, यानी कि द एक्सपोर्ट। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखी, देखो अब फ्रांस जो है समझ रहे हो, फ्रांस के अंदर बाकी जो देश थे, जैसे हम इंडिया का एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर हम इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, इन जैसे सारे कंट्री, लेकिन हमारा कॉन्टिनेंट एशिया हो गया। वैसे ही इनका क्या था, फ्रांस में बाकी जो देश थे उनमें क्या था कि फ्रांस के अन्य देशों ने क्या किया था, वो चीज़ें ज़्यादा लाई जो विलासिता की थी। विलासिता का मतलब जो ऐशो आराम के लिए यूज़ होने वाली, वो सीधी सी बात है, ऐशो आराम की चीज़ें वही खरीदेंगे जो पैसे वाले लोग होंगे। इसका मतलब उन्होंने बहुत महंगे महंगे आइटम रखे, लेकिन पैसे वाले लोग बहुत कम होते हैं। हमेशा चीज़ें चलती है चीपर, सस्ती, तो महंगी चीज़ें लोगों ने कम खरीदेंगे। बाकी अदर देशों ने तो क्या करा, विलासिता ऐशो आराम वाली चीज़ें ज़्यादा रखी। इसने क्या करा, वो ही मार्केट रखा जिसमें वाकई ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि द एक्सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड वर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ गुड्स दैट ऑलवेज रिमेन द हाई डिमांड, इट मीन्स चीपर। कहने का मतलब है इंग्लैंड का निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में रहती थी, नहीं यानी कि सस्ता मार्केट रखता था वो, विलासिता वाली चीज़ें नहीं रखी इसने, क्योंकि उससे पता था कि ज़्यादा जिसमें लोग हैं वही डिमांड उसकी रखें। मतलब ऐसा मान लो कि हमारे देश में भी 90% लोग चीपर पे ही ट्रस्ट करते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो महंगी चीज़ें खरीदते हैं। तो सीधी सी बात है, मार्केट किसका बड़ा होगा, 90% का ऑफ कोर्स। चौथा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर्स। अब हुआ क्या था कि इंग्लैंड के अंदर इसका मतलब था अर्धकुशल, जो अच्छे से स्किल्ड नहीं होना। जैसे होते हैं ना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कारीगर या लेबर ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, आधी नॉलेज होती है उनको, उन्हें बोलते हैं सेमी स्किल्ड। तो वह क्या था, इंग्लैंड में क्या था, कोई औद्योगिक क्रांति तो थी नहीं, पहले की बात है, और इंग्लैंड की हालत ख़राब हो गई, तो लोग वहाँ से निकल के आगे अदर देश में चले गए या शहरों में चले गए, अलग अलग शहरों में धंधा करने के लिए। लेकिन जैसे ही आफ्टर द रिवोल्यूशन स्टार्टेड, जैसे ही इस इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब बिकम अवेलेबिलिटी दे मतलब ये सेमी स्किल्ड लेबर्स, यहाँ पर आप सेमी स्किल्ड लेबर भी लिख सकते हो, सेमी स्किल्ड लेबर्स बिकम अवेलेबल टू वर्क ऑन मशीन्स। तो सेमी स्किल्ड अर्धकुशल जो लोग थे, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। जैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तब से अर्धकुशल कारीगर क्या करे, नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। भाई सीधी सी बात है, सपोज अपना जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जयपुर के अंदर अगर मुझे काम मिल रहा है, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं जयपुर में काम करना चाहूँगा, नहीं मिल रहा तो फिर मैं सपोज यहाँ से दिल्ली चला गया, तो दिल्ली काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ अगर जैसे मुझे पता चला कि यार जयपुर में आजकल मशीनें फैक्ट्री लगी, तो मैं वहाँ से ही आ गया। वही इन्होंने करा कि जैसे ही इनको पता चला कि यार रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब कि वहाँ पर मशीनरी वगैरह आ गई, तो तुरंत वहाँ के जो अर्धकुशल लोग थे, कारीगर थे, वो यहाँ पर काम करने के लिए आ गए। 5वां पॉइंट,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वॉर, हाँ ये भी है, जो फ्रांस ने क्या करा था, क्रांति करी थी। एक तो फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। तो देखो फ्रांसीसी क्रांति हुई एवं नेपोलियन के युद्ध ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या हुआ कि एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जब भी रिवॉल्यूशन लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमेशा देश एकजुटता बनता है, तो वो भी इन्होंने क्या किया कि यार हमें भी हमारे देश का डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें भी मजबूत होना चाहिए। तो इनमें भी इनको भी वहाँ पर एक सिग्निफिकेंटली टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, उन्होंने भी यहाँ पर मदद की इनकी। कोई भी देश की अगर कोई देश पर अटैक होता है तो हमेशा वो तैयार होने की कोशिश करता है हमेशा ही, वो इन पर भी असर रहा। ठीक है, छठा अवेलेबिलिटी। अच्छा एक बात और बताऊँ मैं आपको, अगर ये 2 नंबर में होना तो सिर्फ पॉइंट लिखना है। कौन से? पहला वो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, बस सिर्फ ओनली पॉइंट, उसके आगे की थ्योरी नहीं लिखनी है। हमेशा पहले पॉइंट याद किया करो और फिर मन से लिख दो उसके अंदर। एसएसटी का फिक्स रूल है, एसएसटी में ज़्यादा थ्योरी याद अगर नहीं हो तो पहले पॉइंट याद कर लो, फिर उसके बाद मन से लिख दो बस, थोड़ी सी दिमाग लगा के। पूंजी की उपलब्धता, अब आपको पता है यूरोप की अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने से पूंजी अच्छी थी, पैसा था इसके पास, यानी कि कैपिटल अच्छी थी। इंग्लैंड अदर जो देश थे उनसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी कि अदर देश की तुलना में इसके पास इंग्लैंड हैड मोर कैपिटल, इसके पास में काफ़ी पैसा था। तो पैसा जब होगा तो सीधी सी बात है पैसे में सब कुछ काम पॉसिबल है। सातवां, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, बिल्कुल सही है। सुटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चारों ओर क्या है, समुद्र है, पूरा पानी पानी है। हमेशा समुद्र वाला जो इलाका होगा वहाँ पर कोई भी बाहर की एक्सटर्नल अटैक हमेशा कम होता है, तो विदेशी आक्रमण का इसका कोई ज़्यादा पंडा रहा नहीं। ठीक है, लड़ाई झगड़े इसके हुए नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं हुए तो ये शांत बैठा रहा। उस टाइम पर इसने क्या करा, अपने औद्योगिक विकास यानी जो इंडस्ट्रियल जो है उसका इसने डेवलपमेंट किया। ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो नहीं रहते, कोई बाहर से कोई अटैक कर नहीं रहा था, तो इसने उस टाइम पर देख लो बोले कि इंग्लैंड वो सराउंडेड बाय कोस्टल बॉर्डर्स फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, चारों साइड से, देयरफॉर इट रिमेन्ड सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेंशंस एंड लॉसेस ऑफ वॉर, दस इट कुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। तो बहुत टॉप लेवल के मैंने पॉइंट सेलेक्ट करे हैं। मेरी बात आप समझ गए, जिसको कम याद होता हो वो सिर्फ हेडिंग याद कर लो, फिर मन से लिख दो, नंबर नहीं कटते, ये राज की बात है। ठीक है, अब मैं 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ, फिर अपना आंसर कंप्लीट। ठीक है, फिर 8वां पॉइंट लिख लो, द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड ऑल्सो प्रोमोटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने क्या करा कि इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास में प्रोत्साहन किया। औद्योगिक क्रांति हुई कृषि के क्षेत्र में, तो उनसे भी उनको फायदा हो गया। और 9वां है प्रमोटिंग साइंटिफिक इन्वेंशंस। हाँ, ये ध्यान रखना, देखो हर कंट्री क्या करती है, कुछ धर्म के मुद्दे, कुछ जातियों के मुद्दे उठा के टाइम वेस्ट कर देती है और बहुत अलग तरह की क्रांतियाँ होती है वहाँ पर, लेकिन इन्होंने उन सब से हटके इंग्लैंड गेव इनकरेजमेंट टू साइंटिफिक एसोसिएशंस, यानी कि इंग्लैंड वैज्ञानिक संस्थाओं, ये संस्थाएं हैं, ठीक है, संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था। जो भी वैज्ञानिक साइंटिफिक कोई काम करेगा उसको हमेशा प्रोत्साहन दिया, उसने आगे बढ़ाने काम की। जब साइंटिफिक कोई काम होगा तो ऑलरेडी हमेशा, सीधी सी बात है, हमेशा इन्वेंशन होंगे, अलग अलग आविष्कार होंगे। ठीक है, तो ये कुछ 8-9 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, जो 4 नंबर के लिए भी हैं, 3 नंबर के लिए भी हैं, 2 नंबर के लिए भी, 1 मार्क्स में बीच में से कोई सा भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है कि राइट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति के समय कौन कौन से परिवर्तन हुए उनको लिखिए। वस्त्र मतलब कि कपड़ों में क्या चेंजेज आए। देखो हमेशा अगर एक्चुअली बात माने ना अपन, तो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन मेनली फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो औद्योगिक क्रांति एक्चुअल में शुरुआत ही मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हमेशा स्टार्टिंग में किससे हुई थी? वस्त्र उद्योग से। देखो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में बहुत पहले, स्टार्टिंग की अपन बात करें, मैंने 1818वीं सेंचुरी की बात करें, 1700 जो भी ईयर, उसके बाद में 1701 से लेके 1799 तक, 1800 तक 18वीं सेंचुरी कहलाती है, 18वीं शताब्दी कहलाती है। जैसे 2000 के ऊपर निकल गए तो अभी ये 21वीं सदी है, यानी 21st सेंचुरी अभी, ये वाली बात है, ऐसे समझना आपको। तो अगर 18वीं सेंचुरी अपन अगर बात करें, उस टाइम पर हमेशा सबसे पहले किसी जरूरत पड़ेगी बंदों को, उस टाइम कपड़ों की।
तो कपड़ों की डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि और तो बेसिकली कोई ज़्यादा नीड नहीं थी, कोई ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसी होती है, इतना इतना कोई डेवलपमेंट हो नहीं रखा था, लेकिन कपड़े तो हर बंदे को चाहिए, तो कपड़ों की डिमांड ज़्यादा थी। तो स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल अगर रिवोल्यूशन अपन देखें, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अगर मानी जाए तो कपड़ों से थी। पहला पॉइंट, टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड, यहाँ से पहले पॉइंट शुरू करें अपन, टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ यूरोपियन मार्केट्स न्यू इन्वेंशन वर मेड इन दिस सेक्टर, यानी कि यूरोप में बढ़ती कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए गए। अब ये जो मैंने नीचे 4 पॉइंट लिखे ना, 2, 3, 4, 5, ये चारों पॉइंट 1 मार्क्स में अलग से पूछे जाएंगे। 101% इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से सुनना। 1733 में इसको अलग से याद करना है आपको, चाहे अलग पेज में लिख लेना, चलते इसको रिवाइज करते रहना। 1 मार्क्स में पक्का आएगा, सिलेबस कम हो गया है और अब डीपली क्वेश्चन अंदर से आएंगे। अब ध्यान रखना, पेपर इजी नहीं आएगा, मुश्किल आएगा, क्योंकि अब आएगा डीपली, क्योंकि टॉपिक कम हो गए ना। 1733 के अंदर जॉन के, नाम क्या है, जॉन के, इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल लंदन के अंदर, विच मेड इट पॉसिबल टू मेक वाइडर क्लॉथ इन लेसर टाइम। देखो एक फ्लाइंग शटल मशीन बनाई उसने, ध्यान से सुनना, क्या नाम था उसका, जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम, ये लूम है यार, LOOM करना इसको, फ्लाइंग शटल लूम, ये बनाई की खोज की, जिसकी सहायता से क्या फ़ायदा हुआ, कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जाना संभव हो गया। बहुत, देखो क्या था कि कम समय में चौड़ा कपड़ा, चौड़े का मतलब जैसे कोई बंदा शर्ट बनवाना चाहता है ना, आप अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो कपड़ों के बारे में, तो उसको जैसे कह दिया कि 3 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, तो ये चौड़ाई होती है उसकी, ये चौड़ाई सपोज ये ऐसे लंबा हो गया और ऐसे ये जो चौड़ाई है। पहले अब होगा कि जब फ्लाइंग शटल मशीन नहीं बनी थी तो फिर चौड़े कपड़े नहीं बनते थे, छोटे छोटे कपड़े ऐसे, मतलब ये साइज आती थी, फिर उनको आपस में जोड़ना पड़ता था। लेकिन इसने 1733 में फ्लाइंग शटल लूम नाम की मशीन बनाई जॉन के ने। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि वाइडर क्लॉथ इन लेसर टाइम, मतलब चौड़ा कपड़ा कम समय में बनाना संभव हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि फ्लाइंग शटल मशीन किसने बनाई, या फिर जॉन के ने कौन सी मशीन बनाई, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन बनाई, ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट है जेम्स हरग्रीव्स ने 1765 में कताई, देखो आपने गांधी जी ने जो चरखा बताया था, वो चरखे में बहुत टाइम लगता था, लेकिन इन्होंने कताई की मशीन ला दी, कताई की मशीन बनाई, जिससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता है। काट का मतलब धागा काटना, यानी कि जेम्स हरग्रीव्स इन्वेंटेड द स्पाइनिंग जेनी इन 1765 AD, थ्रू विच वन पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स टुगेदर। एक आदमी कम समय बहुत सारे धागे काट सकता है, जबकि उसमें जो चरखा था गांधी जी वाला, उसमें बहुत टाइम लगता था और उतनी स्पीड नहीं होती थी, आपको पता है, हाथ से करना पड़ता था बहुत सारा काफ़ी काम। ये फ़ायदा हुआ। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या है क्या कि जेम्स हरग्रीव्स ने कौन सी मशीन बनाई, कताई की मशीन बनाई, ठीक है। कब बनाई, 1765 में। फिर 3 नंबर के बाद में चौथा पॉइंट लिखना, भाई मैंने थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, लेकिन आपको 4 नंबर पहले लिखना है कि 1769 में, ताकि आपको क्या ईयर वैसे तो आगे पीछे कैसे भी लिखो, लेकिन ईयर वाइज याद हो जाएंगे। 33, 33, 65, 69 और 79। 1769 में, 69 में रिचर्ड आर्कराइट, ये फिर साइंटिस्ट है, इसने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा। धागा जानते हो, थ्रेड। देखो धागे 2 तरह के होते हैं, एक तो इजीली टूट जाता है, लेकिन एक धागा जिसके अंदर वाटर फ्रेम चढ़ी होती है तो मजबूत होता है। धागे 2 तरह के होते हैं, वाइट थ्रेड देखना आप कभी, इन्हीं का निर्माण किया था इन्होंने, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम वाला धागा बना दिया था, जिससे थोड़ा मजबूत हो गया। यानी कि इन 1769, इंग्लिश वालों के लिए पॉइंट सही है, 1679 रिचर्ड आर्क, यहाँ तक पूरा नाम इसी का, रिचर्ड आर्क राइट, ये पूरा नाम है, रिचर्ड आर्क राइट, इन्वेंटेड द वाटर फ्रेम बाई विच स्ट्रॉन्गर थ्रेड वॉज मेड कंपेयर टू द अर्लियर वन। बहुत, दोनों लैंग्वेज साथ चलने से बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। 5वां, इन 1779 सैमुअल क्रॉम्पटन इन्वेंटेड स्पाइनिंग म्यूल, इसने म्यूल नाम की, यानी कि
ये देखो, सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल, इसकी मशीन का क्या नाम था? म्यूल। द्वारा कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। इन्होंने भी उसी धागे जैसी मशीन बनाई, बस इनका धागा ऑलरेडी सीधा वाटर फ्रेम इंक्लूड होके मजबूत धागा बनाया जाता था। तो ये दोनों ही सेम टू सेम ही एक तरीके से। तो इन्होंने, इनकी मशीन का क्या नाम था? म्यूल, जिससे थ्रेड स्पन बाय दिस म्यूल यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फाइन, मतलब मजबूत और एक अच्छा धागा बन जाता था। बस इसके अंदर 5 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 पॉइंट नहीं है ये, 5 नंबर है अलग से। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से ढेरों, 5 के 5। तो इस तरीके से अपने 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट। हाँ, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राइट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, या फिर फार्मिंग इंडस्ट्री की बात है, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति के समय कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन को लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ महान मूर्तियाँ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन पे मुझे गुस्सा आने लग गया अब, उनको बिल्कुल सिस्टम समझ में नहीं आता कि मैं करा क्या रहा हूँ। उनको अलग अलग 1 मार्क्स से क्वेश्चन बना के दे दो बच्चों की तरह, फिर वहाँ उसमें क्या होगा, आपके नुकसान बताऊँ क्या होगा? आप 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि यही 4 मार्क्स है, यही 3 मार्क्स है, यही 2 मार्क्स है, बिल्कुल दिमाग है कि नहीं तुम्हारे? इसी में से 1 मार्क्स का आ जाएगा। ऐसे नोट्स मिलेंगे कि वो भी दोनों लैंग्वेज में, कहीं नहीं मिलने। तुम्हारी किस्मत ऐसे, मैं चाहूँ तो अलग अलग लैंग्वेज बना दूंगा, बहुत ईजी पड़ेगा वो तो, लेकिन दोनों को कंपेयर करके पढ़ने से बहुत बेनिफिट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से 1 मार्क्स का आ जाएगा। और 4 मार्क्स का ये लिख देंगे, 3 मार्क्स का ये लिख देंगे, 2 मार्क्स में 1-2 पॉइंट कम कर देंगे, हो गया काम। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना थोड़ा। इसका आंसर ये होगा कि कृषि तकनीक में परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी, लेकिन शहरों की आबादी बढ़ी तो अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। देखो हुआ क्या था, मैं एक बात बताऊँ आपको कि स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, हुआ ही नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर की लोगों को ज़्यादा डिमांड नहीं थी। खेती बाड़ी लोग, इतने लोग थे वो अपना कुछ कर लेते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि लोग शहरों की तरफ जाने लग गए। शहरों की तरफ जाने लग गए तो शहरों में आबादी बढ़ गई। तो शहर में जाने से लोग क्या करेंगे? खेती थोड़ी करेंगे, खेती वहाँ करेंगे नहीं। शहरों की आबादी बढ़ी तो शहरों की आबादी बढ़ी तो शहर में जो लोग रहते हैं उनको धान की या अनाज की ज़रूरत पड़ी। तो फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर लोगों दिमाग में समझ में आई इनको कि यार खेती भी तो करनी चाहिए। तो फिर एग्रीकल्चर में नए काम शुरू हुए। अब एग्रीकल्चर में नए काम शुरू होंगे तो मशीनरी चाहिएगी, इसलिए फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग 2-3 बातें सिर्फ नॉलेज के लिए हैं। एक बार इंग्लिश बोल दूँ, सिंस ड्यू टू नो चेंज इन एग्रीकल्चरल टेक्निक द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स वॉज नॉट मोर देन देयर कंजप्शन इन द स्टेट, बट with the development of factory system the population in cities increased, so the demand of grains और cotton, तो फिर इसकी कपास की और इनकी डिमांड बढ़ी तो इंडस्ट्रियल पर्पज ऑल्सो इंक्रीज, तो फिर ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएंगे। सो द नीड टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स, इसलिए फिर जब इनकी आवश्यकताओं को, कृषि की उपयोगी मशीनों को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी तो फिर कुछ प्रयास किए। अब ये तो पूरा नॉलेजेबल था, 4 नंबर में आए तब ये लिखना है, और ना 3 मार्क्स में आए तो ये बात आपको नहीं लिखनी है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। 2 मार्क्स में आए तो भी ये बात नहीं लिखनी, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। अब पॉइंट 2 में क्या, सारे इंपॉर्टेंट है, पूरे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। पहली बात यहाँ से देखो, सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जमींदार था कोई, यॉर्कशायर जगह का नाम है, वहाँ का जमींदार था जेथरो। इसने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई जिससे बीज इजीली बोए जा सकते हैं। मैंने कहा था पहले किसान हाथों से लकड़ी वाला जो हल होता था और आगे बैल खींचता था वो लेकिन इसने एक मशीन ऐसी ला दी जो बीज बोने की मशीन थी। यानी कि जेथरो, ए लैंडलॉर्ड ऑफ यॉर्कशायर, इन्वेंटेड द सीड ड्रिल मशीन टू शो सीड्स, जो बीज बोने के काम आती थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि बीज बोने की मशीन किसने इन्वेंट करी, किसने आविष्कार किया, तो आपको इसका जेथरो का नाम लिख के आना एग्जाम में। सेकंड है, एक इंग्लिश लैंडलॉर्ड था, एक इंग्लिश में अंग्रेज जमींदार था जिसका नाम था टाउनशेंड, गेव द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इन रोटेशन सो दैट बाय सोविंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन रोटेशन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल कुड बी मेंटेन। बहुत गजब की बात काम करा इसने। क्या करा कि नाम था इसका टाउनशेंड, कहाँ का था, अंग्रेज जमींदार था। इसने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। क्या हुआ कि पहले लोग जानते नहीं थे, एक ही जगह वो इस बार जैसे गेहूँ बो दिया,
फिर गेहूँ, फिर गेहूँ, फिर गेहूँ। इसने कहा इससे तो फिर क्या होगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, ज़मीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। तो आप फसल चक्र अपनाओ, मतलब कभी गेहूँ बो तो नेक्स्ट टाइम और कोई फसल बो, कोई जौ करो, कुछ मतलब ऐसा, मतलब फसल चेंज करते रहो, सरसों करो, कभी कुछ जीरा करो, ऐसे मतलब इसबगोल करो, मतलब क्या करो, फसल का चक्र चेंज करते रहो। उससे क्या होगी, ज़मीन की फर्टिलिटी बनी रहेगी। जैसे गेहूँ ज़्यादा लेते हैं, सपोज फर्टिलिटी ज़्यादा लेते हैं, तो इस बार सरसों कर लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सरसों कर लो, वो कम लेंगे। या फिर सरसों कुछ अलग चीज़ अंदर उसकी जड़ें वगैरह रूट्स रहेगी तो अलग छोड़ जाएगी, फर्टिलिटी बनी रहेगी, मतलब उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। बहुत बढ़िया बात करी। तीसरी, अराउंड 1770 AD के आसपास, अराउंड का मतलब आसपास, पाँचों पॉइंट है हिंदी में, आगे पीछे हो गए थोड़े एडजस्ट कर लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता। रॉबर्ट बैकवेल, अंग्रेजी का क्या नाम था, रॉबर्ट बैकवेल, मेड एनिमल हस्बेंड्री ए प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या करा कि 1770 के आसपास रॉबर्ट बैकवेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बनाया। इन्होंने कहा कि आप पशुओं को पालो, पशु पालने से दूध होगा, दूध से मक्खन, घी, ये भी सारी चीज़ें बिक सकती है, फिर उससे बहुत सारे प्रोडक्ट किया जा सकता है, या फिर इनसे स्किन, चमड़ा, ऊन सब पैदा की जा सकती है। तो इन्होंने भी एक अच्छा डेवलपमेंट। अच्छा एक बात और बताऊँ, जिनको ये ईयर याद नहीं होना है तो एग्जाम ईयर लिखना मत, गलत तो बिल्कुल मत लिखना, याद हो तो ही लिखना वरना मत लिखना। वैसे ईयर का ज़्यादा इशू नहीं होता तुम्हारे, लेकिन कभी कभी कोई खास डिटेल पूछ ले तो बात अलग है। लेकिन इस बार क्या कोर्स कम हो गए तो कोशिश करना ईयर याद करने की, नहीं हो तो गलत तो बिल्कुल मत लिखिए ना, ऐसे खाली छोड़ देना। खाली छोड़ने का मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देना सेंटेंस को, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि गलत तो फिर नज़र में आ जाओगे। चौथा, सक्सेसफुल इन डेवलपिंग ए ब्रीड ऑफ शीप, मतलब भेड़ों की जो प्रजाति होती है उसको 3 टाइम हेवियर देन द प्रीवियस वन बाय इम्प्लीमेंटिंग द न्यू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक ब्रीडिंग। यानी कि वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के नवीन प्रयोग से उसने पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करी। वो ये मतलब जैसे अपन हाइब्रिड बीज तैयार करते थे ना मेंडल वाले चैप्टर में, जो अपन ने किया था बायोलॉजी वाला, वैसे इसने भी क्या एक तरीके से हाइब्रिड अप्लाई करके वजन ज़्यादा, जिसमें वजन का मतलब जिसमें मीट ज़्यादा हो, मांस से मतलब है। तो यहाँ पर जो मांसाहारी कंट्री होती है, वो जो मांस खाती है, वो तो उनके लिए वजन ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा वजन वाली तिगुनी भेड़ें, मतलब जैसे अगर कोई 5 किलो की होती है तो उसको 15 किलो तक का वजन इसने इस टेक्निक से डेवलप किया। फिर लास्ट 5वां पॉइंट है, इन 1793 AD एन अमेरिकन नेटिव विटन, ठीक है, मेड मशीन, एक मशीन बनाई, अंग्रेज था अमेरिका का, 1793 में, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द, हाँ ये बनाई इसने स्ट्रो, मतलब कि जैसे धान होता है, आपने सुना होगा, गेहूं अपन निकलाते हैं तो गेहूं में क्या होता है, जो थ्रेशर आता है, लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, उसको थ्रेशर बोल सकते हैं, जो मशीन होती है जो गेहूं अलग नीचे निकाल देती है और चारा अलग हो जाता है। देखा होगा कभी आपने, तो जरूर नहीं है तो देखना जरूर। उसमें क्या होता है कि भूसा अलग हो जाता है, जो जानवर खाते हैं वो चारा अलग हो जाता है, और गेहूँ नीचे आ जाते हैं, दाने जो होते हैं। वो मशीन इसने बनाई थी, कहाँ पर, ये रहा, 1793 में, अमेरिकी निवासी था हिटन, इसने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन। और फिर 1834 में बनाई साइरस ने, इसने साइरस के एक आदमी था, सॉरी साइरस जगह का नाम है, साइरस के H मैककॉर्मिक फसल काटने वाली मशीन बनाई। ये मशीनें अभी भी चलती है, अभी खूब ज़बरदस्त चलती है, पंजाब साइड के इलाकों में ज़्यादा चलती है। पंजाब हरियाणा के खेत फ्लैट सीधे हैं, तो वहाँ पर ये मशीनें फसल काटने वाली, वो थ्रेशर वाली तो सब जगह चल रही है जो चारा को अलग करती है, लेकिन जो ये फसल काटने वाली ज़मीन है ना, ये राजस्थान के क्षेत्र में कम चलती है, लेकिन है ज़रूर वो, क्योंकि उबड़ खाबड़ ज़मीन में थोड़ी मुश्किल होती है। सीधी फ्लैट ज़मीन में क्या होती है, फसल को एकदम वो काट देती है। जैसे ट्रैक्टर यहाँ चलेगा और वो इतनी साइड में चलेगी, तो एकदम साइड से यूँ लेके फसल को 1 सेकंड में काट देगी, ज़्यादा आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे इन्वेंट ऐसे हैं जो आपको 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में 1-2 पॉइंट और कम कर दें। तो कितना ईजी है ये मेथड अप्लाई करना है, सारे क्वेश्चन इसी में मिक्स है, ठीक है, ओके। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपसे कहना चाह रहा है कि राइट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन आयरन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब कि लोहे के अंदर, लोहे उद्योग में औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन कौन से परिवर्तन आए, वो अपन को लिखना है। तो बहुत ईजी है। अब मैं आपको फिर बात बता दूं, चैप्टर 2 ही नंबर का है, तो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, लेकिन इनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, इसलिए मैंने आंसर थोड़ा बड़ा लिखवाया है। तो आपको अगर 2 मार्क्स में लिखना होगा तो कितना लिखोगे, कोई 2 पॉइंट, आपको जो ईजी लगे, भले ये दोनों लिख देना, कोई 2 पॉइंट लिख के आना है, समझ पा रहे हो। लेकिन 1 मार्क्स में चारों में से कोई से पॉइंट से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं पॉइंट उस हिसाब से बनवा रहा हूँ। जबकि एग्जाम में कैसे लिखे ना, 2 मार्क्स का अगर आता है एक साथ ही तो फिर 2 पॉइंट लिख देना, और 1 मार्क्स के 2 आते हैं तो फिर अलग अलग पूछ लेगा आपसे, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये है टेक्निक, ठीक है। पहला, इन 1709 AD अब्राहम डर्बी, ये अंग्रेज का नाम है, अब्राहम डर्बी, जिसने इन्वेंट किया था क्या,
इन्वेंटेड द, ये द है TH, ठीक है, इन्वेंटेड द ब्लास्ट फ्रेंस इन विच कॉक, जिसको सॉलिड कोल भी कहते हैं, वॉज यूज एज फ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना, बाय विच द स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ आयरन और बिकम ईजियर। यानी कि जब से 1709 में अब्राहिम डर्बी ने एक धमन भट्टी का आविष्कार किया, उसके बाद में लोहे को पिघलाने और साफ करने का काम सुगम हो गया, ईजी हो गया। इस आविष्कार ने धातुकर्म उद्योग के अंदर एक क्रांति ला दी थी। देखो मेरी बात सुनो, क्या करा कि धमन भट्टी बनाई। उस धमन भट्टी में होता क्या था, इसने, जिसका नाम है अब्राहिम डर्बी ने, इसने बनाई। उससे फ्यूरेंस ब्लास्ट फ्यूरेंस का मतलब क्या हुआ कि उसमें लोहे को पिघलाना ईजी हो गया, उसे बहुत जल्दी बड़ा बड़े लोहे के चीज़ें भी, उससे ऑब्जेक्ट भी पिघलने लगे। तो अगर लोहा पिघल जाता है उसको कोई भी शेप में डाला जा सकता है, फिर बिना पिघले उसको अपन कोई शेप नहीं दे सकते। तो बहुत बड़ी एक क्रांति ला दी औद्योगिक के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट वापस अब्राहिम डर्बी का ही है। अब्राहिम डर्बी इन्वेंटेड रोट आयरन फ्रॉम पिग आयरन। देखो दो तरह के लोहा होते हैं, लोहे को गर्म करने के बाद वो पिटवा लोहा हो जाता है, पिट के जैसे उसको फैला दिया जाता है। जैसे बहुत बड़ी, आपने चादर देखी है लोहे की चादर, उसको बड़ी बड़ी बहुत, इतना सारा लोहे में इतनी बड़ी चादर बनाई जा सकती है, अगर उसको गर्म करके पिटवा लोहा बनाना पड़ता है। यानी कि रोट आयरन फ्रॉम पिग आयरन, अगर ये पिग आयरन वाले शेप अगर वो नहीं देता तो फिर वो अपन लोगों को कैसे पता चलती। यानी कि डर्बी ने ढलवा लोहे से पिटवा कर लोहे का विकास किया। ढलवा लोहे जो होता है ना, उसको शेप देके गर्म करके लोहे की आकार दिया, उसने लोहे का विकास किया, डेवलप किया। फिर आए हेनरी कोट। हेनरी कोट इन्वेंटेड द पिडलिंग फ्रेंस, सेम वैसी है, अलोडन भट्टी। फ्रेंस का मतलब भट्टी होती है, वो भट्टी थी, उसका नाम था दमन भट्टी, यानी कि ब्लास्ट फ्यूरेंस। जबकि ये अब की बार वाली कौन सी है, ये पिडलिंग या पडलिंग फ्यूरेंस एंड रोलिंग मिल। एक बनाई थी रोलिंग मिल, बेलन मिल। इससे क्या हुआ, इसका आविष्कार किया जिसने शुद्ध और अच्छा लोहा बनना समझो। देखो लोहे में बहुत अशुद्धियाँ होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है बहुत सारे आयरन के अंदर। तो फिर इन्होंने ये रोलिंग मिल बना दी, एक वो मतलब ऐसी भट्टी बना दी फिर। तो इससे क्या हुआ कि इससे लोहे की गंदगी अलग और अच्छा लोहा अलग, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। फिर एक आया हेनरी, ये मैंने बहुत बड़ा पॉइंट का अलग से, ये अकेला 2 मार्क्स की कैपेसिटी वाला है, ये अलग से 2 मार्क्स, मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा आपके लिए। 2 मार्क्स में सिर्फ ये अकेला पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ ओनली फॉर ये क्वेश्चन हो 2 मार्क्स में तो कोई 2 पॉइंट लिख दो, इनमें से कोई 1 मार्क्स का है तो है ही है, कितना फ़ायदा है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि बेसेमर प्रोसेस क्या है तथा इसके बेनिफिट क्या है। 2 मार्क्स में पूरी बात सुनना, बहुत तगड़ी टेक्निक बता रहा हूँ। अगर आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया ना, कहीं से नंबर नहीं कटेगा, वरना वो छोटे छोटे एक लाइन वाले क्वेश्चन फिर आप कहीं से लिख लेना, मार्क्स तो कहीं मिलने नहीं ना, टेक्निक तुम्हारे पास। हेनरी बेसेमर ने क्या किया, एक डिस्कवर किया कि न्यू मेथड ऑफ स्टील मेकिंग विच इज़ नॉन एज बेसेमर प्रोसेस। एक स्टील का मेथड यानी इस्पात बनाने की, हेनरी बेसेमर ने नई इस्पात बनाने की विधि खोजी जिसे बेसेमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस विधि के बेनिफिट क्या है कि इस विधि से ढलवी लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जा सकता है। इससे लोहे उद्योग में नई क्रांति ला दी। यानी कि इसने क्या होगा कि इन दिस मेथड द स्टील कुड बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम पिग आयरन विच, मतलब गर्म करने की जरूरत नहीं, पिग आयरन लाओ सीधे डायरेक्ट उससे क्या करो, इसे ऐसे इन्वेंट कर दिया कि डायरेक्ट उसने अनदर रिवोल्यूशन इन अर्थ हो गया। हाँ, डायरेक्टली फ्रॉम पिग आयरन सीधा कौन सा लोहा तैयार किया जा सकता है, इससे सीधा इस्पात तैयार किया जा सकता है, सीधा लोहा तैयार किया जा सकता है। विच ब्रॉट अनदर रिवोल्यूशन इन द आयरन, ये बहुत बड़ी एक अलग से रिवोल्यूशन ला दिया। तो ये 2 मार्क्स में आपको अच्छे से इसको याद करके जाना है, ठीक है। मतलब ये ऐसे पॉइंट है जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब मिक्स है। अगर चैप्टर 4 का तो 4 मार्क्स का इसमें हो जाता है, लेकिन 4 का तो कह रहा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो छठा, राइट द न्यू इन्वेंशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, तो सीधी सी बात है। देखो परिवहन के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन कौन से नए परिवर्तन आए। मैं एक बात बताऊं, अभी जो आप सड़कें बनते देखते हो, आप क्या सोचते हो ये ऐसे ही बन जाती है? नहीं, ये जितने भी आइडिया हैं, अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा खूब, लेकिन यहाँ हमें देख के भी खूब गए। बहुत सारी टेक्निक ऐसे देख के चले गए। उन्हीं के टाइम की ट्रेनें आई हुई है, उन्हीं की टाइम पर सड़कें बनी थी, वरना हमारे तो यहाँ कच्चा ही था सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा कि एक सड़क बनाने की प्रोसेस सिखा दी। क्या कि सबसे पहले क्या करो, आप मिट्टी ज़मीन उसको फ्लैट कर लो, उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर रखो। देखो मैं बताता हूँ कि टू मेक ट्रांसपोर्टेशन ईजियर एंड चीपर। अच्छा, आपको पता है सबसे ट्रांसपोर्ट काम करने का ईजी सस्ता है वो रोड है, सड़क है। सड़कों से सबसे सस्ता परिवहन कोई नहीं है और, ठीक है। तो
वहाँ इसलिए ईजियर और ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया कि एक स्कॉटिश इंजीनियर था जॉन मैक एडम। फिर बता दूं कि परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी मकाडम, हिंदी में कुछ अलग लिखते हैं वो कोई बात नहीं, मकाडम एक साथ लिखा हुआ है, वैसे मैक एडम है तो आप जॉन मैक एडम लिख सकते हो, हिंदी वाले भी जॉन मैक एडम ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे जॉन मैक एडम, ठीक है ना। एक्चुअल में इंग्लिश नाम सही होते हैं लेकिन फिर वो क्या है कि हिंदी अनुवाद करते टाइम लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन आपकी गलत नहीं होगा, आपकी बुक में मकाडम लिखा हुआ है तो मैंने दोनों लिख दिया, आपकी जो मर्जी लिख देना, ठीक है, ओके। हाँ, तो क्या हुआ कि जॉन मैक एडम ने डिस्कवर किया रोड कंस्ट्रक्शन इन विच ए लेयर ऑफ हैवी स्टोन्स वाज लेड एट द लोअर पार्ट, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को जमीन के सबसे पहले नीचे जमाओ, फिर क्या करो रोड के ऊपर, फिर आफ्टर दैट द लेयर ऑफ स्मॉल स्टोन्स, उसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन रखो और उसके बाद में मिट्टी अपर पार्ट में मिट्टी बिछाओ। बहुत अच्छा प्रोसेस अभी भी यही चलता है कि सड़क निर्माण में, जिसमें निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत और उसके बाद मिट्टी बिछाई जाती थी। ये बहुत ही अच्छा इन्वेंट किया इसने सड़क बनाने के सेक्टर में, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। ऐसे अभी ये पूरा नहीं हुआ है, एग्जाम में कैसा भी आए, कोई 2 पॉइंट लिखना है ये लिख दो, आगे मैं 2-3 और लिखाऊंगा वो लिख देना, लेकिन 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाए इसलिए मैं पॉइंट एक साथ सब में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये था आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसके आगे और लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक ही पॉइंट लिखा था, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट है, सीधे सीधे 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स में आएंगे तो क्या करोगे, कोई 2 या 3 पॉइंट बस। द फर्स्ट कैनाल नेम्ड वर्सली कैनाल वॉज बिल्ट बाय जेम्स ब्रिंडले इन 1761 AD। विद दिस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वॉज रिड्यूस टू हाफ। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पहली नहर बनाई थी, फर्स्ट कैनाल बनाई, उसका नाम था वर्सली कैनाल 1761 में, ठीक है। नाम क्या था बनाने वाले आदमी का, जेम्स ब्रिडली, इसने बनाई। तो इसमें हुआ क्या, इससे माल ढोने का खर्चा आधा हो गया, क्योंकि देखो नहर बन गई तो नहर से सीधा जो अब जहाज़ें वगैरह होती है, शिप वगैरह, उस नहर से सामान इजीली वहाँ पर भेज सकती थी, तो मतलब माल ढोने का खर्चा आधा हो गया। एक तो अब आप घूम के जाते, गाड़ी घोड़े लेके जाते, बड़ा टाइम लगता। तो ये याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले नहर का क्या नाम था, वर्सली कैनाल, यानी कि वर्सली कैनाल हिंदी इंग्लिश सेम है। दूसरी बात किसने बनाई, जेम्स ब्रिडले ने, ठीक है। ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसे इसके तो कर लेना 1761, ये याद रखना। बाकी कोई और कभी कभी कोई ज़्यादा इफेक्ट वाली बात तो मैं बता दूंगा, बाकी ज़्यादा ईयर याद मत करना, बोले नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1869 AD फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड डे यानी कि लेसॉप्स, ये पूरा इससे नाम फर्डिनो द लेस्पेथ, ठीक है। वो थोड़ा स्पेलिंग का और हिंदी में अलग अलग रहता है, ध्यान रखना। बिल्ट द स्वेज कैनाल विच, ये आपने देखा होगा बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जो भी नौकरी की तैयारी करता है आपके बड़े छोटे जो भी उनसे पूछ लेना भले। स्वेज कैनाल बनी थी 1869 में, कोई फ्रांस का था इंजीनियर था, स्वेज नहर का निर्माण करवाया, जो क्या करती थी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती थी, ठीक है। स्वेज कैनाल विच जॉइंस द मेडिटेरियन एंड रेड सी, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाज 1/3। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 1/3 हो गई। देखो मैंने यहाँ 1/3 लिख दिया क्योंकि लाइन मुझे बाद में याद आई थी, आपको 1/3 नहीं लिखना, ऐसे लिखना है 1/3। पूरी बात सुन लेना, 1/3 वर्ड लिखना है, ठीक है ना। हिंदी वाले ज़्यादा बड़े रहता है, इस जगह 1/3 लिखना, 1/3 कम हो गई तो काफ़ी डिस्टेंस फ़र्क पड़ा। कैसे कि सपोज 30 किलोमीटर थी ना, तो अब वो उसकी 1/3 हो गई, मतलब कि अब वो 10 किलोमीटर कम हो गई, कम से कम 20 किलोमीटर तो रही है, 10 किलोमीटर कम होना बड़ी बात है, ठीक है। ये बात है, 10 किलोमीटर एग्जाम्पल ये हो सकता है, 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर अगर होती है तो 1000 किलोमीटर कम हो गई, तो बहुत बड़ी बात है, ओके। फिर नेक्स्ट चेंज क्या हुआ, एक अमेरिका का आदमी था जिसका नाम था रॉबर्ट फुल्टन, ठीक है, यानी कि रॉबर्ट फुल्टन। उसने 1807 में प्रथम वाष्प चलित नौका बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहली बार स्टेम से बनी यानी भाप से बनी नौका मतलब जहाज, शिप, वो कब बनी और किसने बनाई, तो अमेरिका का आदमी था रॉबर्ट फुल्टन। उसने सबसे पहली सक्सेसफुल स्टीम बोट बनाई 1807 में। बेनिफिट क्या हुआ, दैट वाज फ्लोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हडसन रिवर। ये थोड़ी मैं कॉम्पिटेटिव टच में लाइन लिखा दी, चाहो तो कर लेना कि सबसे पहली वो हडसन नदी के ऊपर चली थी, ठीक है, हडसन रिवर पर जो पहली बार हडसन नदी में चली थी नौका, याद रह जाए तो ठीक है, वरना इतना तो याद कर लेना कि पहली बार रॉबर्ट फुल्टन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है।
गुड। फिर इन 1814 AD जॉर्ज स्टेवेंसन, ठीक है, जॉर्ज स्टेवेंसन इन्वेंटेड स्टीम लोकोम नेम्ड रॉकेट, ध्यान रखना। फिर जॉर्ज स्टीफेंस ने, या इसमें स्टीफेंस बोलते हैं, वैसे इसको स्पेल नाम ये वो स्पेलिंग वो होती है, प्रसिद्ध भाप इंजन बनाया था रॉकेट। उस भाप इंजन का क्या नाम था? रॉकेट। ये भी याद कर लेना, एग्जाम आ सकता है रॉकेट। रॉकेट वो अलग चीज़ है रॉकेट, लेकिन ये भाप इंजन नाम आएगा, फिर स्टेम बोट नाम आएगा, स्टेम लोकोमोटिव, स्टेम लोकोमोटिव नाम रॉकेट। पूछेगा किसने बनाया, कब बनाया, इजी है। फिर 1830 में प्रथम रेलगाड़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका तो आपको ईयर वीयर सब याद करना है। पहली बार रेलगाड़ी चली थी, ट्रेन चली थी, रेलगाड़ी कहाँ से चली? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चली थी 1830 में, याद रखना। इन 1838 द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड बिटवीन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, पहली रेलगाड़ी चली थी 1830 में। कहाँ, किस किस के बीच में? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक 2 नंबर में क्वेश्चन आपके ये आएगा, जो मैंने पूरा 2 नंबर का लिख दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके कोर्स में दे भी नहीं रखा। ये है कि न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन कम्युनिकेशन सेक्टर, कम्युनिकेशन का मतलब संचार के क्षेत्र में, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति के दौरान संचार के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो 2 ही परिवर्तन आपको लिखा रखे हैं, बहुत ईजी, सब कुछ डेट भी याद करनी पड़ेगी, दोनों 1 मार्क्स में आ सकते हैं, अलग अलग, और 2 में आए तो दोनों लिखना है। क्या कि 1844 में सैमुअल मोर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र, तार भेजते हैं ना, पहले तार भेजा करते थे, आजकल तो खैर बहुत सारे सिस्टम आ गए, बट पहले तार यंत्र का आविष्कार किया, किसने किया? सैमुअल मोर्स ने। कब किया? 1844 में, याद रह जाएगा। 1876 में ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया? टेलीफोन का। इजी है, इससे संचार की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। यानी इन 1876 ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन दैट रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत ईजी है, फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट है, डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के चैप्टर का। ऐसे नोट्स पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो घूमने की आदत है, घूमिया ना बोलें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आएगा। रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मैं कहता हूँ वेरी मोस्ट आ सकता है एग्जाम में, 4 पॉइंट है। अगर ये 2 मार्क्स में आपको ज़्यादा याद नहीं होना तो सिर्फ हेडिंग लिख देना, इकोनॉमिक रिजल्ट बोल दो, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस बोल दो, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, सोशल और कॉन्सेप्चुअल, 4 है। यानी कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम में आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और वैचारिक कारण परिणाम है। आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और वैचारिक परिमाण, ये 4 परिणाम आपको याद करने हैं। इनके बारे में एक मैं लाइन लिख दी, ठीक है, तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। एक लाइन लिख दो, 2 नंबर अच्छे आएंगे। होता है क्या है, कभी कभी 2 मार्क्स में अगर बड़ा भी लिख दिया ना अपन ने, तो उसका इंप्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। अगर उसमें 3 में से आपको 2.5 आपके आ रहे हो, तो वो टीचर सोचता है कि ठीक है, उसमें आपको 2.5 की जगह 3 भी दे सकता है। इसलिए थोड़ा एक लाइन तो लिख ही देना। जैसे पहले इकोनॉमिक की बात करें अपन, आर्थिक की, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों का विकास अधिक हुआ था, ठीक है, और औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। यानी कि डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज वॉज ग्रेटर देन रूरल, ठीक है, यानी कि गाँव की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा विकास हुआ। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी, कैपिटलिज्म वॉज डेवलप्ड। दूसरा, पॉलिटिकल अगर बात करें तो हर किसी ने किसकी मांग करी? लोकतंत्र की मांग करी। द डिमांड फॉर डेमोक्रेटिक इन पॉलिटिक्स, यानी कि सभी ने कहा कि हमें लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि तानाशाही, जो राजा शासन होता है वो तानाशाही होता है, वो किसी की सुनता नहीं है। लेकिन जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट आ जाएगी, हर किसी की ये डिमांड थी। तीसरा, सामाजिक, सोशल की बात करें तो ए न्यू कल्चर, अब नया कल्चर आ गया। कैसे कि लोगों ने एक नई औद्योगिक क्रांति कर ली, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर लिया, तो लोगों के पास पैसा आ गया। पैसा आने से कल्चर चेंज हो जाता है, संस्कृतियाँ चेंज हो जाती है। लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप गॉट डिक्लाइन, लेकिन जो मानवीय जो संबंध होते हैं उनमें थोड़ी गिरावट आई, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया। पैसा आने से लोग क्या होता है आपको बताइए, तो थोड़े आपस में रिलेशनशिप कम हो गए, ठीक है। और चौथा, वैचारिक परिणाम, आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया, मतलब पैसे वाले इनकम से रिलेटेड आर्थिक उदारवाद का तो स्वागत किया, और समाजवाद का उदय हुआ। यानी इकोनॉमिक लिबरलिज्म वॉज वेलकम्ड एंड सोशलिज्म इमर्ज्ड। ये था आपका चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सा 2 मार्क्स का चैप्टर है। बड़ा मैंने पूरे पॉइंट लिखवाए हैं, उनमें से 2 मार्क्स का आ जाए तो कोई भी आपकी इच्छा से 2 या 3 पॉइंट लिखा जाना, लेकिन पॉइंट सारे पढ़ना है, क्योंकि उनके अंदर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर डीप आएगा क्योंकि कोर्स कम हो गया, ठीक है। ओके।